हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके स्टडी पॉइंट पर। तो आज फिर लेकर आए हैं जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के इतिहास से संबंधित हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। इसमें से क्वेश्चन काफ़ी मिलेंगे आपको आने वाली परीक्षा में, यूपी ट्रिपल एससी से जो भी परीक्षाएँ होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विभिन्न विद्रोह एवं उनके काल का सही क्रम जोड़ा क्या है। तो बरेली विद्रोह जो हुआ था वो 1816 ईस्वी में हुआ। बहराइच में नागरिक विद्रोह हुआ था 1781 ईस्वी में। अवध में नागरिक विद्रोह हुआ था 1799 में। और हाथरस विद्रोह हुआ था 1817 ईस्वी में। अब इसकी व्याख्या देखेंगे। तो व्याख्या की अगर बात करें तो बरेली विद्रोह 1816 में हुआ था, और इसका कारण क्या था, तो पुलिस पर कर लगाना था। बहराइच में नागरिक विद्रोह 1781 ईस्वी में हुआ था। इसका भी कारण था जमींदारों और किसानों की ज़बरदस्ती का कर लगाना। अवध में नागरिक विद्रोह ये 1799 में हुआ था सितंबर में, और बनारस के नरसंहार से प्रसिद्ध है ये। हाथरस विद्रोह ये 1817 ईस्वी में हुआ था। तो दयाराम 15 दिनों तक लड़े थे इसमें, हाथरस विद्रोह में। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम। नीचे दिए गए अभिकथन ए और कारण आर के निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो अभिकथन ए कहता है 1925 में गांधी जी सीतापुर आए और लाल बाग में स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग की अपील की। और कारण आर कहता है कई राष्ट्रीय नेता मौलाना मोहम्मद अली, पंडित मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। तो इसका आंसर देखते हैं। कथन ऑप्शन ए इसका सही होगा। कथन ए सही है और एवं कारण आर भी सही है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। तो इसकी व्याख्या है 1925 में गांधी जी सीतापुर आए और लाल बाग में स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग की अपील करी थी। राष्ट्रीय राष्ट्रीय नेता मौलाना मोहम्मद अली, पंडित लाल नेहरू एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इसमें शामिल हुए थे। अगला सवाल है अलीगढ़ किले में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान अलीगढ़ की लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो ये लड़ी गई थी सितंबर 1803 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 तक चला था। 1803 ईस्वी में ब्रिटिश सेना ने मराठा सेना के खिलाफ कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ी थी, जिसमें अलीगढ़ की लड़ाई भी शामिल हुई थी। अलीगढ़ की लड़ाई 1 सितंबर 1803 को अलीगढ़ किले के पास लड़ी गई थी। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व इसमें जनरल लेक कर रहे थे, और मराठा सेना का नेतृत्व दौलत राव सिंधिया ने किया था। लड़ाई में ब्रिटिश सेना ने मराठा सेना को हराया और अलीगढ़ किले पर कब्जा कर लिया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। पुरापाषाणकालीन स्थल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो उत्तर प्रदेश में स्थित चंदौली जिले में चकिया ग्राम से पुरापाषाण कालीन सभ्यता का साक्ष्य मिला है। तो ये भी सही है। तो लोहदा नाला से इस सभ्यता का कोई साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है। बेलन घाटी नदी प्रतापगढ़ में भी बेलन घाटी नदी बेलन नदी घाटी में प्रतापगढ़ भी शामिल है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। केवल 2 और 3 सही हैं इसमें। इसमें असत्य पूछा है तो दूसरा और तीसरा असत्य है, पहला सही है। लोहदा नाला प्रयागराज से अस्थि से बनी मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। बेलन नदी घाटी में सोनभद्र, मिर्ज़ापुर और प्रयागराज जिला शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से मध्यपाषाणकालीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये प्राप्त हुए हैं उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी कि इसका जवाब है ऑप्शन ई। मध्यपाषाणकालीन साक्ष्य कई जगह से प्राप्त हुए हैं। तो मध्यपाषाणकालीन साक्ष्य वाले स्थल एक तो दमदमा है जो प्रतापगढ़ में स्थित है, महदहा है जो भी प्रतापगढ़ में स्थित है, सरायनाहर लिखैया प्रयागराज में स्थित है आदि जिले हैं। इन एक ही कब्र से 3 कंकाल दमदमा से तथा सर्वाधिक मानव कंकाल लिखैया से प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, उत्तर प्रदेश में पाषाणकालीन स्थल के संदर्भ में सूची 1 का सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो इसका अब जवाब है हमारा ऑप्शन सी। पहले का चौथा होगा चौपनी मांडो, झोंपड़ियों तथा मिट्टी के बर्तन मिले हैं। दमदमा से क्या मिला है, तो दूसरे का तीसरा होगा। दमदमा से मिला है एक समाधि में 3 मानव कंकाल एक साथ। और सरायनाहर से मिला है अस्थायी निवासी स्थल। और महदा से मिला है बाणाग्र आभूषण। सर्वप्रथम खाद्यान्नों की कृषि निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुई है। तो ये नवपाषाण कालों से प्राप्त हुई है, नवपाषाण काल से।
अगला देखते हैं, नवपाषाणकालीन कृषि स्थल लहौरादेव संत कबीरनगर से, मेहरगढ़ पाकिस्तान से और कोलडीहा प्रयागराज से। भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम कृषि के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो पहला, भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम कृषि के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं लहौरादेव से। लहौरादेव 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक चावल का इसमें साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ 7000 ईसा पूर्व से गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। कोलडीवा से 6500 ईसा पूर्व यानी कि धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है इसमें? तो अतरंजी खेड़ा, एटा, बिसौली, बदायूं, चौपनी मांडो, प्रयागराज, चकिया, मिर्ज़ापुर। तो इसमें ऑप्शन डी सम्मिलित नहीं है। तो चकिया जो है वो चंदौली में है। अतरंजी खेड़ा एटा में है, सही है। बिसौली बदायूं में है और चौपनी मांडो प्रयागराज में है और चकिया चंदौली में है। अतरंजी खेड़ा से लोहे के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। क्वेश्चन नंबर अगला होगा, भारत के किस राज्य में मांडी स्थल स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। मांडी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में यमुना नदी के पूर्वी तट के हड़प्पाकालीन स्थल है। ये मांडी मुजफ्फरनगर जिले में स्थित है मांडी। निम्नलिखित में से हड़प्पा स्थल कह रहा है, निम्नलिखित में से हड़प्पा स्थल में उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो ये है उत्तर प्रदेश में देसलपुर, कैराना सहारनपुर में है, मानपुरा भी स्थित है, बड़ा गांव भी स्थित है। कैराना शामली में है, मानपुरा बुलंदशहर में है और बड़ा गांव बागपत में स्थित है। जबकि देसलपुर गुजरात के राज्य के कच्छ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से सही मिलान कीजिए। आलमगीरपुर कहाँ है? तो मेरठ। पहले का पाँचवा, तो पहले का पाँचवा ये ऑप्शन बी सही होगा क्योंकि इसमें एक ही दिखाई दे रहा है। कैराना शामली हो गया, उलास हो गया सहारनपुर में और बड़ा गांव हो गया बागपत में और मानपुरा हो गया बुलंदशहर में। आलमगीरपुर ये है इसकी व्याख्या। कह रहा कैराना शामली यमुना नदी के तट पर स्थित है। हुलास जो है वो सहारनपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित है। बड़ा गांव बागपत यमुना नदी के तट पर स्थित है। मानपुरा बुलंदशहर जो है वो गंगा नदी के तट पर स्थित है। ये सभी सैंधवकालीन स्थल हैं। आलमगीरपुर मन के रोटी बेलने की चौकी तथा कटोरी के अनेक टुकड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ताम्रपाषाणकालीन कह रहा है ताम्रपाषाणकालीन स्थल के संदर्भ में निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। मेरठ सहारनपुर से ताम्रपाषाण स्थल प्राप्त हुए हैं। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता है। हथनौरा व लंगनाज जो कि ताम्रपाषाण स्थल है उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये पूछा है कौन सा कथन इसमें सत्य नहीं है, यानी कि असत्य पूछा है कौन सा? तो इनमें से कोई सा भी असत्य नहीं है। उत्तर प्रदेश मेरठ तथा सहारनपुर से ताम्रपाषाणकालीन स्थल प्राप्त हुए हैं। तांबे को लोहित या अयस्क कहा जाता है, ये भी सही है। हथनौरा मध्य प्रदेश मध्यपाषाणकालीन स्थल है। लंगनाज गुजरात मध्यपाषाणकालीन स्थल है। आलमगीरपुर किस संस्कृति की पुरातत्वीय सामग्री प्रदर्शित करती है? तो ये करती है हड़प्पा संस्कृति को। ऑप्शन बी हड़प्पा संस्कृति। वैदिककालीन सभ्यता के सत्य कथन पहचानिए। तो ऋग्वैदिक काल से ही उत्तर के कबीलों का संबंध सप्त सैंधव क्षेत्र के आर्यों से रहा है। इटावा जनपद के किरवी कबीले की भरत जन से मित्रता थी। तो इसमें कथन सत्य कौन सा होगा? यानी कि दोनों कथन सत्य हैं। जनपद इटावा के किरवी कबीले की भरत जैन से मित्रता थी तथा रावी नदी के तट पर दसराग युद्ध में किरवी कबीले ने भारत जन सहयोग किया था। अगला सवाल देखते हैं, उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित से कथनों पर विचार कीजिए। हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में स्थित है जिसकी स्थापना सुदास ने करी थी। गोरखपुर से उत्तर वैदिक कालीन कोई स्थल प्राप्त नहीं हुआ है। तीसरा है अतरंजी खेड़ा जो है वो काली नदी के तट पर एटा में स्थित है। तो इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें कथन एक और दो असत्य हैं, बाकी कथन तीसरा जो है वो सही है। हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। इसकी स्थापना राजा हस्तिन द्वारा की गई है। गोरखपुर में स्थित सोहगोरा से उत्तरी काली पॉलिशदार मृदभांड संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कुरु राज्य के बारे में विचार कीजिए। तो कुरु राज्य नंबर 1 होगा हमारा। कुरु राज्य विस्तार मेरठ दिल्ली हरियाणा तक विस्तृत था।
इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थी, जिसकी पहचान वर्तमान हस्तिनापुर से की गई है। यहाँ के शासक राजा उद्दालक आरुणि का उल्लेख छांगोदय उपनिषद से प्राप्त है। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है? तो कथन 1, 2 और 3 जो हैं तीनों ही सत्य हैं। ऑप्शन डी। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वैदिक कालीन स्तर में उत्तर प्रदेश के 3 राज्य शामिल थे, कुरु, पांचाल और काशी। क्वेश्चन नंबर अगला है, महाजनपद काल का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो महाजनपद काल का उल्लेख मिलता है अंगुत्तर निकाय में। कहाँ मिलता है? अंगुत्तर निकाय। बौद्ध ग्रंथ महावस्तु अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 16 है, उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद स्थित हैं? तो उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद स्थित हैं। उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद वत्स, काशी, कौशल, मल्ल, पांचाल, चेदी और कुरु, सूरसेन जो कि 8 महाजनपद काल स्थित हैं। उत्तर प्रदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती तथा दक्षिण कौशल की राजधानी साकेत थी। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमिलित नहीं है? तो सूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा। सुमिलित नहीं पूछा। तो बस्ती की प्रयागराज, ये भी सही है। कौशल की अलीगढ़, कौशल की थी श्रावस्ती और मल्ल की कुशीनगर। तो ऑप्शन तीसरा जो है इसमें आएगा श्रावस्ती। कौशल अयोध्या के आसपास का क्षेत्र है। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची 1 में है महाजनपद और दूसरे में है राजधानी। तो काशी की राजधानी क्या थी? तो काशी की थी वाराणसी। और चेदी की राजधानी क्या थी? तो सुक्तिमती। पांचाल की अहिच्छत्र, कुरु की मेरठ। काशी की वाराणसी थी, चेदी की सुक्तिमती, पांचाल की अहिच्छत्र और कुरु की मेरठ राजधानी थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वरुणा और अस्सी नदी से घिरा जनपद कौन सा था? तो ये काशी था। काशी जो है वाराणसी जो काशी महाजनपद की राजधानी थी, वाराणसी जो काशी जनपद की राजधानी थी, वरुणा और अस्सी नदी के नाम पर इसका नामकरण किया गया था। कालाशोक व गढ़वाल वंश राजधानी बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर अगला है, उत्तर में चेदी किन क्षेत्रों को कहा जाता है? तो उत्तर में चेदी कहा जाता है बुंदेलखंड को। किसको कहा जाता है? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड क्षेत्र में सात क्षेत्र उत्तर प्रदेश से तथा 6 मध्य प्रदेश से शामिल हैं। मध्य प्रदेश के शामिल हैं चित्रकूट, बांदा, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा और ललितपुर। बुंदेलखंड जिले के महोबा जिले को वीरों की भूमि कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में जो महोबा जिला है उसको वीरों की भूमि कहा जाता है। चीनी तिब्बती इतिहासकारों के अनुसार कनिष्क का किस तत्कालीन उत्तर प्रदेश के राजा के साथ युद्ध हुआ था? तो ये हुआ था कौशल का। इससे हुआ था दक्षिण कौशल की राजधानी साकेत थी। कनिष्क ने साकेत के राजा से युद्ध किया था। कनिष्क कुषाण वंश का बहुत शक्तिशाली राजा था। निम्नलिखित में किस शासक ने वाराणसी को द्वितीय राजधानी बनाई थी? तो काला अशोक ने शिशुनाग वंश का शासक था। प्रथम राजधानी इसने बनाई थी पाटलिपुत्र और दूसरी राजधानी बनाई थी वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस शासक के समय उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र जेजाक भुक्ति या जयहोटी के नाम से प्रसिद्ध था? तो ये था चंदेल वंश बुंदेलखंड। संस्थापक कौन था इसका? नन्नुक था। जनजाति ये कौन सी थी? गौड़ जनजाति का था। जयसिंह के नाम पर जेजा यानी जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड क्षेत्र को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 24, महाजनपद कौशल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो कौशल महाजनपद 2 भागों में बटा हुआ था, जिसमें उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, सही है। दक्षिण कौशल की राजधानी साकेत थी। साकेत के राजा कनिष्क का युद्ध हुआ था। साकेत के राजा के साथ कनिष्क का युद्ध हुआ था। अवध का वर्णन मत्स्य पुराण से मिलता है। तो इसमें पूछ रहा है सत्य कथन की बात हुई है, तो सत्य कथन पहला और दूसरा है, तीसरा सत्य कथन गलत है। अवध कौशल का वर्णन सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25, प्राचीन भारत में उत्तर प्रदेश के बौद्ध धर्म स्थित गणराज्य तथा उनकी स्थिति सूची 1 व सूची 2 को सुमिलित कीजिए।
कपिलवस्तु के शाक कहाँ थे? तो ये मिले हैं सिद्धार्थनगर। रामग्राम के कोलिये गोरखपुर, पिप्पलविन गोरखपुर, और कुशी के मल कुशीनगर, सुमसुमार गिरी के मग मिर्ज़ापुर। ये रही इसकी व्याख्या। पावा के मल जो है फाजिल नगर क्षेत्र देवरिया है। सुसुमार गिरी के मग मिर्ज़ापुर क्षेत्र है। केशपुत्र के कलाम गंगा यमुना का दोआब है। 8 महाजनपद के अलावा छोटे छोटे गणराज्य भी थे जिनकी संख्या 7 थी। बौद्ध धर्म के बारे में विचार कीजिए। तो बौद्ध धर्म के बारे में विचार कीजिए। अभिकथन कहता है बौद्ध धर्म के प्रवर्तक बुद्ध जो शाक्य गणराज्य के थे, और कारण कहता है बौद्ध धर्म में महाबहिष्करण की घटना सारनाथ में हुई थी। तो अभिकथन सही है। अभिकथन एक सही कारण पर 2 कारण गलत है। मतलब कह रहा है अभिकथन सही है लेकिन कारण जो है वो गलत है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे। गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। बौद्ध धर्म के प्रथम प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे। गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध के जीवन के घटनाओं के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति 6 वर्ष बाद कौशाम्बी गए थे, और बुद्ध के जीवन में धर्मचक्र परिवर्तन की घटना सारनाथ में हुई थी। और महात्मा बुद्ध ने उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कोलिय गणराज्य के चुंद नामक व्यक्ति द्वारा किए गए भोजन ग्रहण करने से हुई थी। महात्मा बुद्ध ने अपनी माता को पवित्र उपदेश मृगदाब में दिया था। इसका देखते हैं अब उत्तर क्या होगा। उत्तर है कथन में सही कथन कौन सा है, मतलब कौन सा कथन कह रहा है सही है। तो सही कथन चौथा और पाँचवा है। चौथा कथन कह रहा है हमारा कथन महात्मा बुद्ध की मृत्यु मल्ल गणराज्य के शिष्य चुंद द्वारा सुकर्मादव का भोजन करने से हुई थी। महात्मा बुद्ध ने अपनी माता को पवित्र उपदेश संकिसा यानी कि फर्रुखाबाद में दिया था। सभी कथन 1, 2, 3 सही हैं। इसमें से चौथा और पाँचवा गलत था, जिसकी व्याख्या ये है। सारनाथ के बारे में क्या सही नहीं है? सारनाथ के बारे में क्या सही नहीं है? सारनाथ में स्थित धमेक स्तूप अशोक द्वारा निर्मित करवाया गया था। धर्मराज का स्तूप सारनाथ में स्थित है, जो काशी नरेश द्वारा उल्लिखित करवाया गया था। इसकी पुरातत्व खुदाई कर्नल कैकेंजी द्वारा 1815 में की गई थी। और इसका केवल जो है क्या सही नहीं है, गलत पूछा है इसमें, कौन सा गलत है? तो ऑप्शन ई होगा, ऑप्शन सा होगा इसका सही है। तो दूसरा जो है धर्मराज का स्तूप सारनाथ में स्थित है। धर्मराज का स्तूप सारनाथ में स्थित है। काशी नरेश चेत सिंह के दीन जगत ने धर्मराज का स्तूप को अज्ञात वंश खुदवा दिया था। बौद्ध धर्म में बुद्ध जी के जीवन से संबंधित का सही क्रम सम्मिलित है। तो महाभिनिष्क्रमण कहाँ हुआ था इनका? महाभिनिष्क्रमण सही होगा इसका। महाभिनिष्क्रमण कपिलवस्तु में हुआ था। महापरिनिर्वाण कुशीनारा में। धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ में। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध जी द्वारा श्रावस्ती में सर्वाधिक वर्षा ऋतु बिताई थी बुद्ध ने। और कुशीनगर में बुद्ध की शयन मुद्रा में प्रतिमा है एक बनी हुई, जो कि 21.6 फीट लंबी है। कुशीनगर में बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जो निम्न में से कौन सा है? तो ये है रामभर स्तूप। कुशीनगर में है रामभर स्तूप। रामभर स्तूप उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। जिले में गंडक नदी के किनारे स्थित है। एक पवित्र बौद्ध स्थल है। ऐसा माना जाता है कि यहीं पर बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया है, और यह स्तूप उनकी राख के अंश से उसी स्थान पर बना है। जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं हम। जैन धर्म तथा उनके स्थान को सूची 1 में सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो ऋषभदेव का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऋषभदेव का जन्म हुआ था अयोध्या में। कहाँ हुआ था? अयोध्या में। और अजितनाथ का जन्म हुआ था अयोध्या में। और अनंतनाथ का जन्म हुआ था, इनका भी अयोध्या में हुआ था। अजीत, अनंत और ऋषभ
अयोध्या में जन्म हुआ था तीनों का। और इसका पूछा है पार्श्वनाथ का, तो पार्श्वनाथ का हुआ था वाराणसी में। अयोध्या, ऋषभदेव जो थे अयोध्या में जन्म हुआ था इनका, और प्रथम तीर्थंकर थे। अजीतनाथ, इनका अयोध्या में हुआ था, ये द्वितीय तीर्थंकर थे। अनंतनाथ का भी अयोध्या में हुआ था, ये 14वें तीर्थंकर थे। और पार्श्वनाथ का वाराणसी में हुआ था, ये 23वें तीर्थंकर थे। कह रहा है महावीर स्वामी के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो महावीर स्वामी के बारे में कौन सा कथन सत्य है। महावीर स्वामी का जन्म 493 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, ये सही है। महावीर स्वामी ने जैन संघ के स्त्रियों में शामिल होने के लिए अनुमति दी थी, और केवल जैन श्रुति के अनुसार प्रथम महिला पुष्पचूला थी। तो केवल ऑप्शन दूसरा सही है इसका। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में अथवा 540 ईसा पूर्व वैशाली बिहार में हुआ था। वैशाली बिहार में हुआ था, एनसीईआरटी बुक के अनुसार है ये। और स्त्रियों में कौन जैन संघ में स्त्रियों को जैन संघ में शामिल होने की अनुमति पार्श्वनाथ ने दी थी। प्रथम महिला पुष्पचूला थी, जिसने जैन धर्म अपनाया था। अगला सवाल है उत्तर प्रदेश के सापेक्ष जैन धर्म का कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो वाराणसी में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर का जन्म हुआ था, इनके पिता इच्छा कुंभवंशीय थे। अयोध्या में जैन धर्म के 5 तीर्थंकर की जन्मस्थली है, जिनमें आदिनाथ की मूर्ति भी बनाई गई है। देवगढ़ में 31 जैन मंदिरों वाला एक जिला है, जिसमें लगभग 2000 मूर्तियां हैं, जो इसे दुनिया के सबसे बड़ा संग्रह बनाती है। कौशाम्बी उत्तर प्रदेश का एकमात्र शहर है जहां बौद्ध और जैन धर्म दोनों की स्थल स्थित है। कुषाण काल में मथुरा जैन कला बौद्ध कला के लिए प्रसिद्ध केंद्र है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पहला और तीसरा। कह रहा वाराणसी में जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का जन्म हुआ था। देवगढ़ ललितपुर में स्थित 31 जैन मंदिरों का एक जिला है, जिसमें 2000 मूर्तियां रखी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 34 होगा, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म के समकालीन नहीं था। तो इसके समकालीन कौन नहीं था, तो ये नहीं थे ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। जैन धर्म के अनुयायी शासक खारवेल, चंद्रगुप्त मौर्य और चेटक बिंबिसार थे। बिंबिसार बौद्ध तथा जैन धर्म दोनों के अनुयायी थे। मौर्य काल से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है, बौद्धकालीन तथ्य पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो सौगोरा अभिलेख जो कि गोरखपुर में स्थित है, इस अभिलेख से मौर्यकालीन स्थिति की जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 2 या ऑप्शन 2 होगा, मौर्यकाल की स्थापना उत्तर प्रदेश में हुई थी, और अशोक को छोड़कर सभी शासक उत्तर प्रदेश में शासन किए थे। प्रयाग का अशोक स्तंभ कुमारगुप्त के लेख रवि कीर्ति द्वारा लिखे गए हैं। तो इसमें ऑप्शन होगा कथन बी सही है, केवल एक सही है। कौन सा कथन सत्य पूछा है, तो ए जो है वो सत्य। सौगोरा अभिलेख जो कि गोरखपुर में स्थित है, इस अभिलेख के मौर्यकालीन स्थिति की जानकारी मिलती है। मौर्य काल की स्थापना मगध राज साम्राज्य बिहार में हुई थी, और प्रयाग के अशोक स्तंभ पर समुद्रगुप्त के लेख हरिसेन द्वारा उत्कीर्ण किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन से शासकों द्वारा देवनाम प्रियदर्शी की उपाधि ली गई है। तो ये है ऑप्शन डी। केवल तीसरा और चौथा। अशोक और दशरथ, अशोक का पौत्र, ने देवनाम प्रियदर्शी की उपाधि ग्रहण करी थी। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। शिलालेख है और स्थान है। तो गढ़वा शिलालेख कहाँ स्थित है, तो गढ़वा शिलालेख है प्रयागराज में। और मनकुमर शिलालेख कहाँ स्थित है, तो मनकुमर है प्रयागराज में। बांसखेड़ा शिलालेख कहाँ स्थित है, तो बांसखेड़ा है शाहजहाँपुर में। और करमदंडा शिलालेख कहाँ स्थित है, तो करमदंडा शिलालेख है अयोध्या में। और कहोम शिलालेख हो जाएगा देवरिया में। तो इसकी डिटेल लेते हैं। गढ़वा शिलालेख जो है कि संस्कृत शिलालेख है, और मनकुमर शिलालेख बुद्धिमित्र नामक बौद्ध भिक्षु हैं। बांसखेड़ा शिलालेख महाराज धीराज द्वारा लिखित है। कर्मदंडा अभिलेख जो है पृथ्वी सेन द्वारा निर्मित है। और कहोम स्तंभ जो है वो स्तंभ बलुआ पत्थर से बना हुआ है।
सम्राट अशोक के धार्मिक जीवन के बारे में दिए गए कथन पर विचार कीजिए। राजतरंगिणी के अनुसार अशोक शैव धर्म का अनुयायी था। अशोक ने आजीविकों के रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। तो ये पूछ रहा है इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो कथन 1 और चौथा दोनों सही हैं। टॉमस रो के अनुसार अशोक ने अपने अभिलेख के 9वें वर्ष में बौद्ध धर्म अपनाया था। अशोक ने नीग्रोथ से प्रभावित होकर उपगुप्त में शिक्षा ली थी। अशोक ने आजीविकों से रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया था, जिसमें लोमस ऋषि, कर्ण चौपार, सुदामा गुफा और विश्व झोंपड़ी है। अशोकालीन प्रांत के तथा उसकी राजधानी को सही सम्मिलित कीजिए। इसकी भैया प्रांत ये हो गए और राजधानी ये हो गई। तो उत्तरापद की राजधानी थी तक्षशिला। अवंती राष्ट्र की राजधानी थी उज्जैनी। कलिंग की तोसली थी। दक्षिणापद की सुवर्णगिरी थी और प्राची की थी पाटलिपुत्र। तो ऑप्शन इसका ए सही होगा। पुष्यमित्र से संबंधित कथन पर विचार कीजिए। पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या करके राजवंश की नींव रखी थी। इसके समय यवन आक्रमण अधिक हुआ था और जो पतंजलि के महाभाष्य से विदित है। इसने